नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमेजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप। ज्योतिष और उपाय इस श्रृंखला की आज प्रस्तुत है 41वीं कड़ी और इसमें हम आज चर्चा करेंगे जन्मपत्री मिलान की। जो सामान्यतया लोग विवाह तय करते हैं तो पंडित जी के पास में जाते हैं, गुण मिलान देखते हैं, और जन्मपत्री नहीं होती तो नाम से गुण मिलान देखते हैं, और जन्मपत्री होती है तो जन्मपत्री से गुण मिलान देख लेते हैं। गुण मिलान देखने के लिए चंद्रमा की राशि और चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र के चरण पर ही गुण मिलान आधारित है। और जैसा जो उसमें ठीक लगा, 36 गुण कुल होते हैं, 36 गुण में से 18 गुण या उससे ज़्यादा मिल गए तो कहा जाता है कि बहुत अच्छा है और बहुत शुभ है, इससे शादी चल जाएगी तो शादी कर दो। परंतु उसके बाद भी देखते हैं कि बहुत सारे मामलों में 25 गुण मिलते हैं, 30 गुण मिलते हैं, 36 में से 33, 35, 34 कुछ भी गुण मिलते हैं, फिर भी शादियां नहीं चलती। रोज का रोज क्लेश रहता है। ऐसे क्या कारण है जन्मपत्री में जिनकी वजह से क्लेश होता है, और इसे हम कैसे जान सकते हैं पहले से ही? यह सब जन्मपत्री मिलान में ही देखा जा सकता है कि यह विवाह चलेगा या नहीं चलेगा, और चलेगा तो कैसा चलेगा। तो इस बात को आज हमें समझना है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको जो इसमें पूरी जानकारी मिल सके कि हमें क्या क्या देखना है जन्मपत्री में, जन्मपत्री मिलान के लिए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सबसे पहले लड़के की जन्मपत्री। 13/9/1993 है जो जन्मतिथि, विवाहविन नहीं हुआ है, और लड़का है। इसका जो लगन कुंडली इस प्रकार है: मेष लगन, दूसरे स्थान में केतु और तीसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं, चौथे स्थान में चंद्रमा और शुक्र कर्क में, पांचवें में सूर्य सिंह राशि में, छठे में कन्या में गुरु मंगल और बुध, सातवें में कोई ग्रह नहीं, आठवें में राहु वृश्चिक में, 9वें 10वें में कोई ग्रह नहीं, 11वें में कुंभ में शनि, और 12वें स्थान में कोई ग्रह नहीं। और ग्रह स्पष्ट देख लेते हैं। लगन है 20 डिग्री, सूर्य 27, चंद्रमा 22, मंगल 27, बुध 9, गुरु 23, शुक्र 26, शनि 1, राहु 13, केतु भी 13। अब लड़की की जन्मपत्री देखते हैं। जन्मतिथि है 13/6/1994 और इसमें भी मेष लगन है। मेष लगन में मंगल और केतु, दूसरे स्थान में सूर्य, तीसरे में बुध स्वग्रही मिथुन राशि में, चौथे में चंद्रमा और शुक्र कर्क में, पांचवें छठे में कोई ग्रह नहीं, सातवें में गुरु और राहु, 8वें 9वें 10वें स्थान में कोई ग्रह नहीं, 11वें में शनि और 12वें स्थान में कोई ग्रह नहीं। इस जन्मपत्री के, इन दोनों जन्मपत्रियों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी राशि नक्षत्र क्या क्या हैं। राशि है लड़के की अश्लेषा, राशि है लड़के की कर्क, कर्क में नक्षत्र है अश्लेषा और उसका दूसरा चरण, और लड़की की राशि है कर्क 4 नंबर, और नक्षत्र है पुष्य का दूसरा चरण। इन दोनों का गुण मिलान देखते हैं हम। पंचांग में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ होता है, कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं। कुल 36 गुण में से 30 गुण मिलते हैं। कोई भी गुण मिलान में बड़ी परेशानी नहीं है। तो कोई नाड़ी दोष नहीं है, कोई भकूट दोष नहीं है, कोई और परेशानी नहीं है। तो जो एक ही राशि है दोनों की, कर्क राशि है और नक्षत्र का फर्क है, इसलिए नाड़ी दोष भी नहीं है। तो कुल मिलाकर 36 में से 30 गुण बहुत ही अच्छा है, नंबर 1 पर होता है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। अब गुण मिलान के बाद में देखते हैं हम मांगलिक मिलान, मांगलिक दोनों है या नहीं है। लड़के की जन्मपत्री में मंगल है 6ठे स्थान में तो मांगलिक दोष नहीं हुआ, और लड़की की जन्मपत्री में मंगल है लग्न में तो मांगलिक दोष हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लड़का मांगलिक नहीं है, लड़की मांगलिक है, तो यह मांगलिक दोष हुआ। हमें मांगलिक के लिए उपाय करना पड़ेगा। परंतु ऐसा कहा जाता है, बहुत से पंडित लोग मानते हैं कि अगर 28 गुण से ज़्यादा मिलान है तो मांगलिक का भी दोष नहीं देखा जाता। परंतु जो हमारी दृष्टि में दोष तो दोष है। अगर
दोष है तो उसका उपाय करना चाहिए अगर विवाह करना जरूरी है तो। परंतु उससे भी ज़्यादा जरूरी है यह देखना कि क्या जन्मपत्री में विवाह चलने का योग है या नहीं। विवाह तो कर देंगे, विवाह करने में कठिनाई नहीं है, दोनों के पेरेंट्स अपना पैसा लगाएंगे, स्थान निश्चित करेंगे, ब्राह्मण को बुलाकर और मंत्र पढ़वा देंगे, विवाह हो गया। परंतु क्या वह विवाह चलने लायक है या नहीं, चलेगा या नहीं, परेशानी आएगी या विवाह ठीक से चल जाएगा, यह देखना हमारे लिए जरूरी है। और हम दोनों कुंडलियों में अलग अलग तरीके से देखेंगे कि विवाह चलने का योग है या नहीं। विवाह के लिए हम देखते हैं सप्तम स्थान, सप्तम स्थान का स्वामी और उसका कारक ग्रह क्या कहता है। तो पहली लड़के की कुंडली में मेष लगन है और सप्तम स्थान तुला है। तुला के दोनों तरफ पाप कर्तृ योग है, एक तरफ मंगल दूसरी तरफ राहु। तो यह विवाह में बाधा उत्पन्न करता है, विवाह के बाद में रोज कलेश होने का योग है, इसलिए इसका उपाय आवश्यक है। इसका उपाय भले आप कुंभ विवाह करें, भले जो दूसरा उपाय करें, सही उपाय मैं बताता हूं अभी आपको, लेकिन देख लेते हैं कि क्या कोई और दोष भी है। तो पहला तो सप्तम स्थान का जो स्वामी है उसको भी देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर शुक्र है, शुक्र चौथे स्थान पर है और उस पर राहु की दृष्टि है और कोई किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। चंद्रमा और शुक्र इकट्ठा है। चंद्रमा और शुक्र जब इकट्ठा होता है तो बहुत भावुकता देता है, इमोशनल मानसिक स्थिति देता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा आदमी जो इमोशनल रहता है और लग्नेश छठे स्थान में है, छठा स्थान ऋण रोग शत्रु का होता है, वह भी हमें देखना पड़ेगा। परंतु उससे पहले इसमें एक योग और है बहुत महत्वपूर्ण, उसकी मैं बाद में चर्चा करता हूँ। पहले यह समझ लें कि जो पहली खराबी तो यही हो गई कि सप्तम स्थान के दोनों तरफ पाप ग्रह हैं, पाप कर्तृ योग, विवाह नहीं चलेगा जितनी मर्जी ताकत लगा लें। दूसरे स्थान पर जो शुक्र है, सप्तम स्थान का स्वामी भी और कारक भी, इस पर राहु की दृष्टि है और यह शुभ नहीं है। कर्क राशि में चंद्रमा के साथ में है, जो कि बहुत ही जल्दी ऐसा व्यक्ति बहकावे में आ जाता है, बातों में आ जाता है, जैसा जिसने कहा वैसा मान लेता है। तो यह एक खराब योग हुआ, इस कारण भी विवाह नहीं चलेगा। तो अब देखते हैं जो एक और योग की मैं चर्चा कर रहा था उसका भी मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। बाई चांस इस जन्मपत्री में योग है, बहुत कम जन्मपत्रियों में होता है। 100 जन्मपत्रियाँ देखेंगे या 1000 जन्मपत्री में देखेंगे तो किसी एक जन्मपत्री में ही आएगा। इसमें सामने मुझे दिखाई दे गया तो आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। जब चौथे स्थान और चौथे स्थान के स्वामी पर राहु की दृष्टि होती है या राहु केतु का प्रभाव होता है तो ऐसे आदमी की मानसिक स्थिति ज़्यादा खराब होती है और वह जो ऐसे व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में परेशानी होती है, क्योंकि उसमें प्रेम और आकर्षण होता है। फटाफट जो किसी की तरफ भी वह जो आकर्षित हो जाएगा, एक अजब गजब आकर्षण होता है और यह आकर्षण दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। ऐसे व्यक्ति के कई विवाह होते हैं, एक ही विवाह नहीं। जिसे भी देखेगा वही लड़की इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। अगर लड़की की जन्मपत्री में भी यह योग हो तो और भी बहुत ज़्यादा खराब होता है। कहीं भी किसी के साथ में भी जरा सा प्यार से बात की नहीं तो उसी के हो लिए, तो यह परेशानी है। तो यह दाम्पत्य जीवन चलने में बहुत बाधा का योग है। दाम्पत्य जीवन का, विवाह का मतलब है किसी एक स्त्री या पुरुष के साथ में आप बंध गए और उसके प्रति लॉयल रहना है, परंतु यह योग लॉयल रहने का नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ परेशानी हो गई। ऐसी जन्मपत्री में मैं रिकमेंड नहीं करता कि कोई भी इससे विवाह करे, परंतु विवाह तो होना ही है, कहीं ना कहीं विवाह करेगा ही लड़का। तो सबसे पहले तो उसका यह पाप कर्तृ योग वाला जो उपाय है यह करें, सप्तम स्थान, ताकि विवाह चल सके। इसके लिए क्या करना है, जो पूर्णिमा वाले दिन बरगद के पेड़ पर 1 लोटा पानी चढ़ाएं, 3 बार कलावा लपेटें, 108 परिक्रमा करें
और कम से कम 45 दिन ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का पाठ करें मूनस्टोन की माला से। उस दिन भी लगातार जब आप पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं बरगद की, तो ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का पाठ करते रहें। तो इससे आपका यह पाप कर्तरी योग वाला जो सप्तम स्थान का है दाम्पत्य जीवन के संबंध में, यह जो सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा। और ग्रह स्पष्ट में देखते हैं, कोई भी ग्रह 29 डिग्री 30 डिग्री या 1 डिग्री नहीं है, केवल शनि को छोड़कर। और शनि ग्रह का संबंध दाम्पत्य जीवन से इस जन्मपत्री में नहीं है, इसलिए हम उसकी चिंता नहीं करेंगे। शनि 1 डिग्री का होता है या 0 डिग्री का होता है तो नींव में परेशानी देता है, पैरों में परेशानी देता है। वह स्वास्थ्य का विषय है, उसमें बाद में हम चर्चा करेंगे, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। परंतु यह योग बहुत ही खराब हुआ, इसलिए इसमें सावधानी की आवश्यकता है। एकदम जो हाँ ना करें, 36 में से 36 गुण मिलते होंगे तब भी विवाह नहीं चलेगा, गारंटी है। इसलिए उपाय जरूरी है। अब देखते हैं लड़की की जन्मपत्री में क्या योग है, कि उसमें भी जो मेष लगन है और मंगल और केतु, फिर सूर्य, फिर बुध, चंद्र और शुक्र, गुरु और राहु, और 11वें में शनि, लगभग वही ग्रह स्थिति है। वह 1993 की जन्मपत्री है या 1994 की जन्मपत्री है, तारीख में फ़र्क है, तारीख एक ही है, माह में फ़र्क है। ठीक है, तो जो देखते हैं इस जन्मपत्री में, लड़कियों की जन्मपत्री में दाम्पत्य जीवन का एक कारक गुरु ग्रह को देखा जाता है और कहा जाता है कि गुरु जहाँ पर बैठता है वहाँ पर हानि करता है और जहाँ दृष्टि देता है वहाँ पर वह लाभ देता है, अमृत बरसाता है। तो इस जन्मपत्री में पहले हम सप्तम स्थान देखेंगे। सप्तम स्थान फिर शुक्र है, जो तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र, और कर्क में चौथे स्थान में, और चंद्रमा के साथ में। जो चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि यह अच्छा योग नहीं है दाम्पत्य जीवन के लिए, बहुत विचलित करता है, बार बार किसी के प्रति भी आकर्षण दे देता है। इसमें जरूरी नहीं कि ऐसा आदमी किसी एक के प्रति ही आकर्षित हो। और दूसरी बात, गुरु सप्तम स्थान में है, यह भी गड़बड़ वाला योग है। तो ऐसे में इसमें उपाय क्या करने की ज़रूरत है, देखते हैं कि ग्रह स्पष्ट भी देख लेते हैं। कोई भी ग्रह 0 डिग्री या 29 डिग्री नहीं है, सूर्य के साथ में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए कोई ग्रह अस्त पूर्णस्त भी नहीं हुआ। और ना सप्तम स्थान पाप कर्तरी योग में है, ना शुक्र पाप कर्तरी योग में है, ना गुरु पाप कर्तरी योग में है। जो गुरु पर राहु केतु का प्रभाव है और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है। तो इस जन्मपत्री में भी उपाय की जरूरत है। गुरु और राहु यानी कि गुरु चांडाल योग की उपाय की जरूरत है। और इसमें राहु केतु का दान दक्षिणा करें। शनिवार के दिन राहु केतु का जो भी दान संभव हो सके वह दान करें। और जो एक दूसरा मिलान में इसमें मांगलिक है लड़की और लड़का मांगलिक नहीं है, तो दोनों में से किसी एक को उपाय करना पड़ेगा, मंगल ग्रह का दान करना पड़ेगा और विवाह करना जरूरी है। पहली बात तो हमारी गारंटी है विवाह नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर पाप कर्तरी योग भी हो गया और एक तरीके से बहुत आशिकाना मिजाज का व्यक्ति हो गया, तो वह बार बार किसी के प्रति भी आकर्षित हो जाएगा और यह विवाह ना चलने के लक्षण हैं। सीधी सीधी बात, जैसा कि बताया, विवाह एक बंधन है और हमारे यहाँ तो यह 7 जन्मों का बंधन होता है। और ऐसा व्यक्ति तो 7 दिन भी बंधन में नहीं पड़ना चाहता। 7 जन्म तो बहुत दूर है, 7 साल या 7 महीने भी बहुत दूर की अवधि है। तो खैर कोई बात नहीं, हमें सावधानी बरतनी है, हमें अपना काम करना है और जो जिसको विवाह करना है उसे अपना काम करना है। तो इसका उपाय मैंने बता दिया। अब इस जन्मपत्री में राहु केतु के लिए दान दक्षिणा जरूरी है। गुरु चांडाल योग जिससे ठीक हो, और जो मंगल ग्रह के लिए मंगल ग्रह का लाल रंग का दान या अन्न दान, गेहूं दान करें, मसूर दान करें, लाल कपड़े में बांध कर दान करें, लाल कपड़ा अलग से दान करें, जो भी दान कर सकें वह करें। और शुक्र और चंद्रमा भावुकता पर नियंत्रण रखें। और देखता हूँ इसमें कोई स्वास्थ्य में खराबी का योग है
या नहीं है। स्वास्थ्य में खराबी का योग नहीं है, वैसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो इसमें आकर्षण का योग बहुत आवश्यक है। नर भैरवी लॉकेट धारण करें, जिससे आप जिसके प्रति जिसके साथ विवाह हुआ है उसके प्रति आकर्षित रहें, बार बार अपने आकर्षण का केंद्र ना बदलें, कभी कहीं, तो वह स्थिति इससे ठीक हो जाएगी और कोई परेशानी नहीं है। अब एक मेजर परेशानी रह गई है, उसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो जन्म राशि है कर्क और है अश्लेषा का दूसरा चरण, और यहाँ पर पुष्य का दूसरा चरण। अश्लेषा गंडमूल नक्षत्र में आता है और अश्लेषा के दूसरे चरण का मतलब है धन हानि। ऐसा व्यक्ति आजीवन धन हानि करता रहता है। ऊपर हमने देखा कि जो किसी के प्रति भी आकर्षित हो जाता है, जरा सही बात की नहीं और वह किसी के साथ भी चल दिया, और बार बार प्रेम संबंध, एक प्रेम संबंध टूटेगा दूसरा चालू हो जाएगा, भले वह दिनों में रहे, महीनों में रहे या सालों में रहे, एक जैसे ही टूटेगा दूसरा चालू हो जाएगा। प्रेम की कमी नहीं है, प्रेम भरा पड़ा है, हृदय में प्रेम ही प्रेम है। तो जो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, ये अश्लेषा का दूसरा चरण, ये गंडमूल नक्षत्र है और इसका अर्थ है सीधा धन हानि, और धन हानि देगा। और वहाँ भी हमने देखा, क्योंकि किसी के प्रति भी आकर्षण है, वहाँ भी ऐसा आदमी अपव्यय करता है और वहाँ से धन हानि, जितना पैसा मर्जी कमा ले, हजारों में कमाए या लाखों में कमाए या करोड़ों में कमाए, धन हानि होगी, पैसा नहीं बचेगा, अपने खर्च के लिए ज़्यादा पैसा नहीं बचेगा। तो इसका उपाय भी जरूरी है। ये गंडमूल नक्षत्र है, जो नॉर्मली होता क्या है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने इसका पूजा इसकी करवा ली थी जब ये पैदा हुआ था। तो मैंने कई बार बताया है कि गंडमूल नक्षत्र में पूजा का 12 साल तक असर रहता है। 12वें साल के बाद में दोबारा से पूजा करनी आवश्यक है, हर 12 साल में, तभी उसका असर रहेगा, तभी इसके पास में धन बचेगा। नहीं तो किसी भी तरीके से धन का अपव्यय होता रहेगा, धन हानि होती रहेगी, अपने लिए पैसा नहीं बचेगा। और हर 12 साल में पूजा, जिस दिन अश्लेषा नक्षत्र आए गोचर में उस दिन पूजा करनी है। पूजा क्या करनी है? विष्णु भगवान की पूजा है। अश्लेषा का एक जो यंत्र आता है वह यंत्र आपको चाहिए, और एक कांसे का कटोरा चाहिए, एक परवाल माला चाहिए, कांसे के कटोरे में भरने के लिए खांड, बूरा या चीनी, और एक सिक्का चाहिए। और जिस दिन यह नक्षत्र आए उस दिन अपने सामने आसन बिछा के और जो परवाल माला से मंत्र पाठ करना है, ओम श्री विष्णवे नमः। और पहले जो एक वो अश्लेषा नक्षत्र का यंत्र अपने सामने रखें, और जो कांसे के कटोरे में खांड, बूरा या चीनी भरें और परवाल माला से मंत्र पाठ करें, ओम श्री विष्णवे नमः। एक माला परवाल माला को और लपेट कर और उस पर रखें, जो कटोरे पर, और पहले से उसमें एक खांड भरी हुई है, एक सिक्का भी डाला हुआ होना चाहिए। 1 रुपये 2 रुपये कोई भी सिक्का डाल सकते हैं। वह कटोरा ढककर जाकर विष्णु भगवान के सामने चढ़ाएं, कहीं भी मंदिर में, अपने घर में नहीं चढ़ाना है, मंदिर में जाकर चढ़ाना है। तो और वहाँ पर विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे सुख, शांति, समृद्धि, सुखी दाम्पत्य जीवन में विकास निरंतर मिले। तो यह प्रार्थना करें, इससे आपका जो सिस्टम ठीक होगा 12 साल के लिए। 12 साल के बाद में पुनः जो यह क्रिया दोहराएं। जो यंत्र पर मंत्र लिखा हुआ है वह मंत्र भी जब चाहें पाठ कर सकते हैं, और जिस दिन पहले दिन भी आपको मंत्र पाठ करना है, कम से कम 27 बार या 11 बार, जितना कर सकें उतना तो करें ही। इससे निश्चित लाभ मिलेगा और कोई रास्ता नहीं है दूसरा। आप जितना मर्जी कर लेंगे, धन हानि होती रहेगी, कोई बचाने वाला नहीं है। आदमी सोचेगा कि इतना पैसा कमाता हूँ, मेरे पास में बचता ही नहीं है। उसे नहीं मालूम है कि यह गंडमूल नक्षत्र क्या प्रभाव है, और प्रभाव निश्चित है। देखा है मैंने, अनेकों लोगों को देखा है, लगातार आते जाते रहते हैं लोग। पिछले 35 सालों में इस तरीके की अनेक लोगों की समस्याएं मैंने देखी हैं और वे हल हुई हैं। इसलिए सावधानी बरतें, ऐसी जन्म कुंडली में जरूर सावधानी बरतें। तो आपने देख लिया
कि किस तरीके से केवल गुण मिलान ही नहीं, कुंडली मिलान भी बहुत जरूरी है। गुण मिलान तो जो आपसी नक्षत्र के गुणों का मिलान है, लेकिन जन्म कुंडली व्यक्ति के जो प्रतिबिंब है, व्यक्ति का जो एक चेहरा है, आकर्षण है, व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का मिलान है। और व्यक्तित्व का मिलान ठीक होगा तभी दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। पति पत्नी एक होते हैं तभी वो एक हो सकते हैं, अन्यथा दोनों अलग अलग रहेंगे। और ऐसी जन्मपत्री में विशेष सावधानी की जरूरत है। अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत रही हो तो कमेंट्स में लिखें, और अगर समझ में आई बहुत अच्छी बात है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी बताएं जितना संभव हो सके, ताकि सभी को लाभ मिल सके। आज के युग में हर व्यक्ति कंप्यूटर से मिलान करता है, आगे बढ़ जाता है। बाद में जब परेशानी आती है, शादी अगर वह 1 लाख रुपए में कर लेता है तो तलाक लेने में 20 लाख रुपए लग जाते हैं, और शादी 1 दिन में 2 दिन में हो जाती है, और तलाक लेने में साल 2 साल 10 साल तक भी लग जाते हैं। तो इसलिए सावधानी बरतें। जन्म कुंडली मिलान बहुत ही जरूरी है, जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।